हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज आप सभी का एग्ज़ाम था, CC4 का एग्ज़ाम था। और जो हमने लास्ट में 2 वीडियोस बनाई थी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में लगे थे। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये हमारा CC4 यानी कि टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें हम 2024 का आज क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं विद सॉल्यूशंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसके हमने पूरे के पूरे आंसर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ज़रा। एक्सप्लेन द मीनिंग टाइप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन डिटेल। अब हमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है आखिरकार इसका। Education technology is the systematic application of technological and scientific knowledge to enhance teaching and learning processes. It involves the use of tools, techniques, systems and methods for effective instruction. यानी कि जो ये हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, वह प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है। प्रणालीबद्ध मतलब पूरी तरीके से सिस्टमैटिक है, जिसमें शिक्षण और अधिगम को प्रभावशाली बनाने हेतु तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम अपने लर्निंग मेथड को और ज़्यादा इफेक्टिव और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक वे में यूज़ करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या क्या डेफिनेशन देते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास साक्स। तो ये क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इज नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी संगठित ज्ञान है जिसका उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है, यानी कि कुछ नई चीज बनाने के लिए किया जाता है। ब्लूमर क्या कहते हैं यहाँ पर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशंस। यानी कि जो ये हमारी प्रौद्योगिकी है, अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक शिक्षण स्थितियों में प्रयोग कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने डेफिनेशन जानी। दो साइकोलॉजिस्ट, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल इसी क्रम में लिखेंगे ना, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको 16 में से 16 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, तो हार्डवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच है। हार्डवेयर में क्या है, फिजिकल टूल्स जैसे कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट बोर्ड का हम यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच में हम एप्स का यूज करते हैं जैसे कि LMS, डिजिटल कंटेंट या सिमुलेशंस का यूज करते हैं। और सिस्टम अप्रोच में हम क्या करते हैं, टीचिंग एज अ सिस्टम, यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, इन सभी के रूप में ही हम शिक्षक तंत्र का यूज करते हैं। और कुछ दूसरे टाइप्स हमारे जैसे कि टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यानी कि अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और ICT। तो आजकल आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं CBSE के, तो ICT के सब्जेक्ट्स चल पड़े हैं। तो ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। एनहेंसेस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता है। मेक्स लर्निंग इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड, अधिगम को व्यक्तिगत और संवादात्मक बनाता है, यानी कि बोरिंग फील नहीं होता आजकल का बच्चा जब वो पढ़ता है। तो सपोर्ट्स रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण को समर्थन देता है। कहीं पर भी बैठे बिठाए हम कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, अगर हम कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो जाने में, आने में, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातचीत करने में टाइम वेस्ट होता है। लेकिन हम घर बैठकर अगर पूरा फोकस अपनी स्टडी पर लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम सेव कर सकते हैं। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। और फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक, और हमेशा मूल्यांकन और प्रतिक्रिया की सुविधा देता है। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक अंग हो जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग क्वालिटी एंड एंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग थ्रू डिजिटल टूल्स। और जो हमारा ये डिजिटल माध्यम से प्रभावी अधिगम को सुनिश्चित करती है। तो इसी के साथ में आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आखिरकार ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, कितने इसके टाइप्स और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। यही हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस है, बट हम इसको भी करेंगे, क्या पता दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। तो यहाँ पर इसका और वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षक के स्तरों से आप क्या समझते हैं। हाउ इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि चिंतन स्टार समिति
स्टार से किस प्रकार भिन्न है, तो हमें यहाँ पर से बताना है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब हम समझते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग रिफर टू डिफरेंट स्टेजेस और लेवल एट विच टीचिंग एंड लर्निंग अकर, यानी कि शिक्षण के स्तर वे विभिन्न अवस्थाएं हैं जिस पर शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। Each level aims at developing different mental abilities in learners like memory, understanding and critical thinking, यानी कि जो प्रत्येक स्तर है वो छात्रों की मानसिक क्षमताओं जैसे कि स्मृति, समझ और चिंतन को विकसित करने पर केंद्रित होता है। तो आई होप यहाँ पर से आप लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग को समझ गए होंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग का अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं तो एक ऐसा प्रोसेस है जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों को नई नई चीजें सिखाता है। अब ये एग्जाम में लिख करके आएंगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या हो गया? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि समझ का स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यानी कि चिंतनशील स्तर, और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग स्मृति स्तर का शिक्षण हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर से हमारे पास में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर फोकसेस ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि तथ्यों और सूचनाओं को रटने पर आधारित होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। टीचर सेंटर्ड एंड अथॉरिटेरियन, यानी कि शिक्षक केंद्रित और आदेशात्मक होता है, यानी कि ज्यादातर काम किसका? टीचर का होता है। प्रमोट्स रिटेंशन एंड रिकॉल, यानी कि छात्र में जानकारी को याद रखने और पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करता है। और इवैल्यूएशन इज मोस्टली ओरल और रिटर्न टेस्ट, यानी कि जो ज्यादातर टेस्ट होते हैं वो या तो लिखते हैं या फिर सुना जाता है, मौखिक या लिखित होता है। अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग RLT पढ़ते हैं, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग सबसे ज्यादा है ये चिंतनशील स्तर। फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ओरिजिनल थॉट, यानी कि क्या होता है? समस्या का समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और मौलिक विचारों पर आधारित होता है। लर्नर सेंटर्ड टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि छात्र केंद्रित होता है। अभी ऊपर मेमोरी लेवल वाले में हमने टीचिंग जो था, टीचर जो था वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो RLT में रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में यही होता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में, रिफ्लेक्टिव और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंस गिवन है। तो एस्पेक्ट यानी कि पहलू हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेमोरी लेवल का ज्ञान का स्मरण होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल का समस्या समाधान एवं चिंतन कौशल, वही जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वही। रोल ऑफ टीचर, तो भाई मेमोरी में प्रमुख होता है और उसमें मार्गदर्शक सहायक एज एन असिस्टेंट वर्क करता है। स्टूडेंट का रोल क्या होता है? निष्क्रिय, यानी कि मेमोरी वाले में कुछ नहीं होता, जबकि सक्रिय होता है हमारे किसमें? RLT, रिफ्लेक्सिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतनशील स्तर में। ठीक है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, तो ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। और इसके कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स ऑफ टीचिंग हेल्प्स इन अप्लाइंग एप्रोप्रिएट मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर कैपेसिटी, यानी कि बच्चों की, छात्रों की क्षमता के अनुसार उचित शिक्षण विधियों अपनाने में सहायक होता है ये चीज हमारी। While memory level teaching is foundational, reflective level teaching builds higher order thinking and problem solving skills, यानी कि जैसे कि हम जहां देखें स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल जो है आधारभूत ज्ञान के लिए आवश्यक है, फाउंडेशनल है, यानी कि होना ही चाहिए। वहीं चिंतन स्तर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के लिए विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर से हम फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर चुके हैं, यानी कि 32 नंबर हमारी जेब में आ चुके हैं। आई होप अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन या मिलता जुलता क्वेश्चन भी आता है तो आप कर लेंगे। और इसी के साथ में अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहां पर से आप PDF मांग सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का नेम आ गया, अब उसी इंसान से रिलेटेड चीजें लिखनी है। अगर कोई जनरल आ जाता है क्वेश्चन तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के एग्जाम में आया था डिफाइन इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में आप बिना पढ़े जाएंगे ना तब भी लिख करके आएंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझना। अब Explain Edgar Dale's cone of experience in detail and discuss its educational implication, यानी कि एडगर डेल के अनुभव शंकु की विस्तृत विवेचना करनी है और उसकी उपयोगिता बतानी है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं आखिरकार। एडगर डेल एंड अमेरिकन एजुकेशनिस्ट, यानी कि अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, इन्होंने डेवलप किया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन 1946, यानी कि भारत की आज़ादी से 1 साल पहले बताओ इन्होंने ये डेवलप कर दिया था।
It is a visual model that illustrates various types of learning experience arranged from the most concrete to the most abstract. यानी कि इन्होंने क्या किया, यह एक ऐसा दृश्यात्मक मॉडल बनाया इन्होंने जो विभिन्न अधिगम अनुभवों को सबसे ठोस से सबसे अमूर्त के क्रम में दर्शाता है, यानी कि सबसे हार्ड से सबसे सरल की तरफ चलता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ शंकु क्या है, आखिरकार कोन की संरचना देखते हैं। डायरेक्ट प्रपोजफुल एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव जैसे कि रियल और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। आइकॉनिक एक्सपीरियंस यानी कि प्रतीकात्मक अनुभव है, और सिंबॉलिक एक्सपीरियंस मतलब सांकेतिक अनुभव है। अब यहाँ पर एडगर डेल के अनुभव का शंकु चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। रीडिंग तो क्या होता है, सिंबॉलिक सांकेतिक है यहाँ पर से। हियरिंग वर्ड्स 20% हियरिंग वर्ड्स है, और ये जो बच्चों पूरा का पूरा चार्ट नहीं एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये हमने बनाया है, तो आप इसको ध्यान ना देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें से 1-2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब इसके उपयोगिता जान लेते हैं। शैक्षिक उपयोगिता यानी कि हेल्प्स टीचर चूज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। तो ये लाइन तो आपको याद रख लेनी है, हर क्वेश्चन में लिख करके आना है क्या, कि शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियों चुनने में मदद करता है। प्रोमोट्स एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि बेहतर स्मरण के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों के उपयोग पर बल देता है, यानी कि सक्रिय एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। एम्फसाइज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल मतलब सुनने में देखने में हमारी हेल्प करता है। बहुत अच्छी बात है ये कि अगर हम बच्चों को बोल करके पढ़ाएं या फिर कुछ चीज़ उनको दिखा करके पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आता है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट लर्निंग, और अमूर्त और ठोस अधिगम के बीच की दूरी को कम करता है, क्योंकि ठोस से क्या करता है, अमूर्त तक लेकर के जाता है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यानी कि ज़्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं होने वाला है। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज अ पावरफुल मॉडल टू अंडरस्टैंड हाउ लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। It reminds educators to use diverse meaningful methods in the classroom। यानी कि एडगर डेल का जो ये अनुभव शंकु है ये स्पष्ट करता है कि छात्र जब अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो वे जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखते हैं। अब इसका हम और पार्ट पढ़ते हैं, तो इसमें है एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अभी हमने ऊपर टीचिंग के बारे में जाना था, अब दोबारा से टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम जानने वाले हैं। डिस्कस रोल प्लेइंग एंड लेक्चर स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग इन डिटेल। तो हमें यहाँ पर से डिटेल में बताना है रोल प्लेइंग और लेक्चर स्ट्रेटजीज के बारे में। अब यहाँ पर कंसेप्ट जानते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी का। Teaching strategies refers to the method and techniques used by teacher to facilitate student learning effectively। यानी कि शिक्षण रणनीतियों को योजनाबद्ध विधियों हैं, मतलब योजना में बदलने की ही विधि को हम क्या बोलते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं, कि आखिरकार बच्चों को कैसे सरल रूप में पढ़ा दें जो सभी बच्चे एक बार में समझ जाएं। These strategies are systematic plans involving content delivery, classroom management, use of teaching aids and assessment, aiming to enhance learning outcomes। यानी कि ये रणनीतियाँ ऐसी होती है जो विषय, परिस्थिति, शिक्षण सामग्री का उपयोग इसमें किया जाता है, छात्रों की संलग्नता और मूल्यांकन सम्मिलित होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पर से 4 टाइप की हैं। टीचर सेंटर स्ट्रेटजीज यानी कि शिक्षक केंद्रित रणनीतियाँ। लर्नर सेंटर स्ट्रेटजीज यानी कि छात्र केंद्रित रणनीतियाँ। अब टीचर क्या है, फोकस ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सीधे सीधा प्राइमरी सोर्स है यहाँ पर टीचर हमारा एजुकेशन का, और डायरेक्ट फोकस होता है टीचर के ऊपर। स्टूडेंट की एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन हमको चाहिए छात्र केंद्रित रणनीति में। इंटरैक्टिव स्ट्रेटजीज मतलब एनकरेज एक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद पर आधारित होती है, यानी कि दोनों अगर बीच में डिबेट करेंगे तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रेटजीज वो भी ऊपर पढ़ा हमने। डिजिटल टूल्स और मल्टीमीडिया का यूज़ होता है, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड और वीडियोज़, जैसे कि आजकल होने भी लगा है। अब यहाँ पर रोल प्लेइंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम आ गए हैं, तो डेफिनेशन जानते हैं। रोल प्लेइंग इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी in which a learner act out rules in a given situation to understand real life challenges and perspective। यानी कि भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र किसी सामाजिक या शैक्षिक स्थिति में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं ताकि व्यवहार, दृष्टिकोण और समस्याओं को समझ सकें। इसके क्या विशेषताएं हैं जानते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स यानी कि संवाद कौशल और सहानुभूति का विकास होता है। डेवलप्स एम्पथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, एनहांसेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और ऑफन मोस्ट यूज्ड इन बिहेवियरल
एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, यानी कि ज़्यादातर किस चीज़ में ये यूज़ होता है, SST सोशल साइंस में यूज़ होता है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट हैं भाई, आलोचनात्मक सोच में वृद्धि, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, आत्मविश्वास का विकास, यानी कि डेवलप्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। मेक्स एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट कॉन्क्रीट थ्रू ड्रामेटाइजेशन, यानी कि अमूर्त विषयों को वास्तविकता से जोड़ता है। लेक्चर स्टडी के बारे में अब हम यहाँ पर से जानेंगे, रोल प्ले तो जाना, अब लेक्चर स्ट्रेटजी जानते हैं। द लेक्चर मेथड इन्वॉल्व्स अ टीचर डिलीवरिंग कंटेंट वर्बली टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपने देखा होगा, हम बोलते हैं भाई लेक्चर लेने जा रहे हैं, लेक्चर लेने का मतलब क्या है, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक मौखिक रूप से छात्रों को जानकारी प्रदान करता है, यानी कि बिना कोई स्मार्ट बोर्ड, बिना कोई वीडियो या फिर बिना किसी भी स्मार्ट टूल के। क्या की फीचर है, कॉस्ट इफेक्टिव, भाई बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, बस एक टीचर चाहिए हमको और वो इजीली कोई भी चीज़ हमको समझा सकता है। सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम्स, लार्ज क्लासरूम्स के लिए सुटेबल रहता है, यानी कि बच्चों को सुनना है तो वो आराम से बैठ करके सुन सकते हैं। हेल्प्स इन सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ करिकुलम कंटेंट, यानी कि व्यवस्थित विषय वस्तु प्रस्तुति, यानी कि करिकुलम को बहुत अच्छे से कवर कर सकता है, क्योंकि जब टीचर बोल बोल के पढ़ाते हैं तो सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है, कम छात्र सहभागिता, यानी कि इसमें स्टूडेंट बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, बस बैठ करके सुनते हैं और बोर फील करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा होता है, यानी कि टीचर का काम यहाँ पर ज्यादा होता है। डिफिकल्ट टू एसेस रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर से हम रियल टाइम तत्काल प्रतिक्रिया संभव नहीं होती है। यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, वही ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। इंटरस्पेसिंग लेक्चर्स विद क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों से हम लेक्चर देने के बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और समराइजिंग की पॉइंट्स एट द एंड, और सब कुछ बताने के बाद में जरूरी पॉइंट्स भी हम बता सकते हैं, मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करा सकते हैं बच्चों को। अब इसका निष्कर्ष जानते हैं। इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज लाइक रोल प्लेइंग एंड लेक्चर मेथड आर क्रूशियल टूल्स दैट हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि भाई अधिगम और शिक्षण को दोनों को जोड़ता है, ये खाई को पाटने में मदद करता है। अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव स्ट्रेटजीज एनहेंसेस बोथ एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स, यानी कि अगर दोनों अलग अलग चीज़ों को हम देखें तो दोनों अलग अलग बेकार हैं, लेकिन अगर हम लेक्चर और रोल प्लेइंग स्टडी को एक साथ में लाते हैं तो इनसे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ में हमारे पास में 64 मार्क्स के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं। आई होप अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आप इसको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, एक्सप्लेन द प्लानिंग स्टेप ऑफ इट इन डिटेल, यानी कि अब हमें बताना है शिक्षण अधिगम प्रबंधन से हम क्या समझते हैं और इसके योजना सोपान का विस्तार वर्णन करना है। तो मतलब समझते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम सारे क्वेश्चंस को कर ही रहे हैं और ऐसे ही करके आना है आपको भी एग्जाम में। बस ऐसा नहीं पैराग्राफ स्टार्ट किया और लिखते गए, तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़े बहुत मार्क्स कट जाएं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आगे है टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक प्लानिंग, organization, implementation and evaluation of instructional activities to ensure effective education, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रबंध का अर्थ है शिक्षण कार्यों की योजनाबद्ध ढंग से योजना बनाना, यानी कि भाई जो भी टीचर के काम होते हैं उन सभी को एक योजना बना करके करना, उन्हें व्यवस्थित करना, क्रियान्वित करना तथा मूल्यांकन करना, ताकि शिक्षा अधिक प्रभावशाली बन सके। भाई जब हम बच्चों के टेस्ट वगैरह लेता है ना और उनको मार्क्स ही नहीं बताते तो एक गलत इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ता है, तो इसी वजह से टेस्ट तो बच्चों के लेते रहने चाहिए। It includes managing the content, time, methods, resources and learner needs in an organized manner, यानी कि इसमें जो हमारी समय है, विधियां हैं, इन सभी आवश्यकताओं का समुचित समन्वय शामिल होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है इसका। तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि भाई शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को सुधारना। ये तो मान लीजिए हर क्वेश्चन में लिख करके आनी है ये लाइन। टू यूटिलाइज टाइम एंड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, समय और संसाधनों का कुशल प्रबंध करना है। टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली, अधिगम उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। और टू क्रिएट अ कंडक्सिव एनवायरमेंट फॉर लर्निंग, शिक्षक हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, यानी कि पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एनवायरमेंट होने चाहिए।
अब यहाँ पर प्लानिंग आती है कि क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम टीचर लर्निंग मैनेजमेंट के लिए। तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं कि छात्रों को क्या सीखना है आखिरकार। कंटेंट सिलेक्शन, चूजिंग अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर यानी कि उपयुक्त सामग्री का चुनाव करना है कि भाई हमारे पास में सारे रिसोर्सेज है या नहीं। सीक्वेंसिंग यानी कि क्रम निर्धारण करना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है कैसे नहीं। इंस्ट्रक्शनल मेथड, शिक्षण विधियों का चयन हमको करना है कि क्या चीज इन्हें बतानी है क्या चीज नहीं। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना है। और इवेल्यूशन प्लान यानी कि मूल्यांकन की योजना बतानी है। और फिर आंकलन कैसे करना है कि भाई कैसे कैसे मार्क्स देने हैं बच्चों को। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लान आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई। मेक्स टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेटेड यानी कि ये हमको बता देता है कि भाई इतना पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सेव्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज यानी कि जैसे कि क्लास में हम जाकर के खड़े होते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ाना है क्या नहीं, तो उसमें हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। हमारे पास में पहले से ही पूरी तरीके से संसाधन होगा कि क्या आज बच्चों को पढ़ाना है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द टीचर, टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को पहले से ही तैयार रखेंगे और पता रहेगा कि क्या चीज़ पढ़ानी है, तो इससे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही। इनेबल्स कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट यानी कि निगरानी और सुधार की सुविधा हमको देता है। अब इसका कंक्लूजन पर जानते हैं हम। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू प्लानिंग एंश्योर्स दैट एजुकेशनल गोल्स आर अचीव्ड एफिशिएंटली यानी कि योजना निर्माण के माध्यम से शिक्षण अधिगम का प्रभावी प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक लक्ष्य समयबद्ध व कुशलता रूप से प्राप्त हों यानी कि टाइमली हमारे जो सारे काम है वो पूरे हो जाएं, बच्चों को टाइम से सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा दें। इसी का ही हमारे पास में चॉइस में क्वेश्चन आ जाता है, तो चलिए अब इसको करते हैं हम। एक्सप्लेन एन इंट्रोडक्शन एंड इन रीइंफोर्समेंट टीचिंग स्किल्स एंड प्रिपेयर माइक्रो प्लान ऑन एनी वन ऑफ देम ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो हम यहाँ पर से टीचिंग स्किल का इंट्रोडक्शन को देखते हैं भाई। Skill of introducing a lesson refers to the teacher's ability to begin the lesson in a way that grabs students attention यानी कि भाई एक लेसन प्लान टीचर का पूरी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, हमें उसमें प्रायर नॉलेज उसको पता होना चाहिए कि आखिरकार छात्रों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से कैसे जोड़ना है और पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट करना होता है। की कंपोनेंट्स क्या है, गेनिंग अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षित करना होता है, प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना, ये सभी चीज। लिंकिंग विद प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य बताना है। अब ऐसा नहीं भाई बच्चों को आप डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स में और उन्हें पता ही नहीं है, बच्चों को आप हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, मतलब फ्यूचर बनाने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत पड़ रही है, तो ये सभी चीज बतानी है। क्रिएटिंग मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा उत्पन्न करना है। और टीचिंग एड्स का यूज करना है, सहायक सामग्री को इस्तेमाल करना है हमें। और स्मूथ ट्रांजिशन, संतुलित रूपांतरण लेकर के आना है। अब यहाँ पर से हम रीइंफोर्समेंट टीचिंग स्किल के बारे में जानते हैं। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक देना, प्रेज और रिवॉर्ड्स यानी कि बच्चों को पुरस्कृत करना जिसमें उनकी सहभागिता एवं उचित व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा होता है ना, बच्चा एक बार फर्स्ट आ गया या फिर एक बच्चे को हमने किसी काम को असाइन कर दिया तो दूसरा बच्चा ये सोचता है कि अगली बार मैं भी ये काम करूंगा जिससे कि टीचर मुझको इस तरह से प्रोत्साहन करे। तो वही चीज़ हमारी रीइंफोर्समेंट होती है। ये आज के एग्जाम में भी आया था, बीएफ स्किनर ने इसके बारे में बताया था। अब इसके क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, वर्बल रीइंफोर्समेंट यानी कि हम बच्चों को बोल सकते हैं शाबाश बहुत अच्छे भाई। नॉन वर्बल मतलब स्माइल कर सकते हैं हम, या फिर सर हिला सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं बच्चों की तरफ देखकर। मोटिवेट लर्नर्स, छात्रों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनका आत्मविश्वास और सीखने में सहायक होता है ये। अब यहाँ पर माइक्रो टीचिंग प्लान है, एक छोटा सा टीचिंग प्लान आपको बताया हुआ है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के ऊपर 6 मिनट का है और सब्जेक्ट क्या है, साइंस। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं और ये आपको खुद से ही डेवलप करना है, तो इसी वजह से आप इसको एक बार खुद से देख लीजिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, बस जाइए हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। अब यहाँ पर 4 मार्क्स 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को। 4 क्वेश्चन करने हैं लेकिन यहाँ पर 8 क्वेश्चन होते हैं, हम 8 के 8 पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम से हम क्या समझते हैं। तो सिस्टम अप्रोच एक लॉजिकल मेथड है जिसमें जो टीचिंग है दैट ट्रीट्स द एजुकेशनल प्रोसेस एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम यानी कि प्रणाली उपागम एक तार्किक विधि है जो शिक्षण को एक संगठित प्रणाली के रूप में देखती है। इट इंक्लूड्स इनपुट्स यानी कि स्टूडेंट और कंटेंट इसमें चाहिए होता है, टीचिंग और स्ट्रेटजीज चाहिए होती है और लर्निंग आउटकम्स इसमें हमको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर है
डिस्क्राइब ओवरहेड प्रोजेक्टर इन ब्रीफ, ओवरहेड प्रोजेक्टर का वर्णन करना है। एन ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP इसको बोलते हैं, अगर ब्रैकेट में लिख करके आएंगे ना तो ये इंप्रेसिव लगेगा। इज अ विजुअल एड, यानी कि एक इस तरीके से पारदर्शी शीट्स को प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन में प्रदर्शित करता है ये हमारा, ठीक है। इट इज यूज टू प्रेजेंट डायग्राम्स, नोट्स एंड इलस्ट्रेशन टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। अब जैसे आप देखते हैं ना प्रोजेक्टर सामने बोर्ड पर लगा हुआ होता है, लेफ्ट या राइट में या टीचर के बैक साइड में, तो पहले ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि ऊपर दीवार छत पर दिखाया जाता था, तो ये उसी की यहाँ पर से बात हो रही है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन द टर्म कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन का वर्णन करना है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI यूजेस कंप्यूटर्स फॉर टीचिंग थ्रू ट्यूटोरियल्स, ड्रिल, सिमुलेशन एंड प्रैक्टिस, यानी कि वही कंप्यूटर सहायता के हिसाब से कंप्यूटर का उपयोग करके शिक्षण के लिए इस्तेमाल करना। इट सपोर्ट्स इंडिविजुअलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव लर्निंग, यानी कि इसमें व्यक्तिगत और संवादात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। राइट द कैटेगरीज ऑफ BS ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि BS ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र को वर्ग को लिखना है। तो नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, यानी कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सभी क्या है हमारे ब्लूम, BS ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्रों को वर्ग करा है हमने यहाँ पर। एक्सप्लेन मोटिवेशनल टेक्निक्स टू एनहेंस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को, रुचि को बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना है। तो ऑडियो विजुअल एड्स, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, देखिए बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, तो अब आई होप आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आपको टीचिंग को मोटिवेट और इफेक्टिव बनाना है। डिस्क्राइब टाइप एंड इंपोर्टेंस ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार और महत्व बताने हैं। तो टाइप्स क्या है भाई, ऑडियो, हम कॉल पर बात कर सकते हैं, वीडियो पर, या फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, टाइम और कॉस्ट बचाता है, पैसा बचाता है, समय बचाता है। सपोर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन, दूर से बैठे बिठाए ही आराम से पढ़ाई हो सकती है यहाँ पर। और इनेबल्स एक्सपर्ट कम्युनिकेशन, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, विशेषज्ञों के संपर्क भी संभव हो सकते हैं। अब माइक्रो टीचिंग आजकल ज्यादा स्कूलों में होने लगी है। क्या क्या होता है, इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, एक ये TTT है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, जिसके अंदर शॉर्ट लेसन्स और एक टीचिंग स्किल पर हम वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर से अगली चीज बतानी है, एक्सप्लेन इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन करना है। इंटरैक्टिव फेज इज द एक्चुअल टीचिंग प्रोसेसेस, यानी कि अंतःक्रिया अवस्था जो है वो वास्तविक शिक्षण की प्रणाली है। इट इन्वॉल्व्स टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद होता है इसमें। आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। रेस्पॉन्डिंग, यानी कि उनको समझाया जाता है, उत्तर दिया जाता है, और स्टूडेंट्स को प्रेरित किया जाता है। अब यहाँ पर लास्ट सेक्शन C आ जाता है, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो NCTE की फुल फॉर्म बतानी है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE होता है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के मैनेजमेंट के स्टेप्स लिखने हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, यानी कि योजना बनाना, उनको आयोजित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना, ये सभी हमारे मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग है। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि लीनियर प्रोग्राम BF स्किनर ने बताई थी भाई, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग नॉर्मन क्राउडर ने, और मैथेटिक्स प्रोग्राम थॉमस गिलबर्ट ने, यानी कि मैथेटिक्स शाखाबद्ध और रैखिक कार्यक्रम, ये सभी हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। 2 स्ट्रेटजीज हमको बतानी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर को प्रोफेशनल बनने के लिए। वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पीयर लर्निंग एंड कोचिंग, यानी कि सहकर्मी शिक्षण और कोचिंग और कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो वर्कशॉप्स आजकल तो स्कूल्स में काफी ज्यादा होने लगी हैं टीचर्स के लिए, जिसमें टीचर्स को बताया जाता है, या फिर CBSE भी ये कंडक्ट कराती रहती है, जिसमें टीचर को काफी कुछ सिखाया जाता है। अब है मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्विक एंड इजी इवेल्युएशन, यानी कि शीघ्र और सरल मूल्यांकन। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ का क्या मतलब होता है, तो भाई बहुत जल्दी मूल्यांकन हो जाता है। कवर्स वाइड सिलेबस इफेक्टिवली, बहुत बड़े पाठ्यक्रम को बहुत आसानी से हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च के बारे में हमको बताना है। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो टीचर्स हैं, जहां पर जो शिक्षक है, अपनी कक्षा की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान द्वारा शिक्षण में सुधार करते हैं। यानी कि अभी पहले देखेंगे कि आखिरकार क्लासरूम में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं और टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर ऑटोनॉमी? टीचर ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू मेक इंस्ट्रक्शनल एंड इवैल्यूएटिव डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, यानी कि शिक्षकों को शिक्षण और मूल्यांकन संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी कि खुद से ही वो निर्णय ले सकते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाउ मेनी फेजेस ऑफ टीचिंग? टीचिंग के कितने फेजेस हैं, कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, यानी कि पूर्व क्रियात्मक पढ़ाने से पहले का, क्रियात्मक जब पढ़ा रहे हो, और पश्च क्रियात्मक यानी कि उसके बाद का। व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी? तो लैंग्वेज भाषा प्रयोगशाला क्या है? तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ छात्र श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से भाषा कौशल सीखते हैं और अभ्यास करते हैं, यानी कि देखकर सुनकर भाषा को सीखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? तो इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है भाई? मूल्यांकन करना, ठीक है। तो बच्चों के लर्नर परफॉर्मेंस को बस यही चीज है, उनके टेस्ट वगैरह के चेक करने को, यानी कि मूल्यांकन और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर विद्यार्थी के प्रदर्शन का व्यवस्थित आकलन होता है इवैल्यूएशन का मतलब, मूल्यांकन का मतलब। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर गिवन है, वहाँ पर से आप मांग सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अभी हमने 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है, अभी हम एक और सैम्पल पेपर पर, क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कीजिए।